Hello everyone, I am Payal and you're watching Simplified where I bring you economics discipline easy to understand. So since we've completed with the meaning of international trade and globalization, today in this lecture I'll talk with you about mercantilist theory. So let's start with the mercantilism. So mercantilism जो है ना, it is economic theory, it is a school of thought and a doctrine which was started in between 1500 to 1800. ठीक है, it was developed in West Europe, and as I told you that it was developed in between 1500 to 1800, but this doesn't mean that it right started in 1500 and it ended in 1800. कुछ जो पीरियड के लिए इसका इन्फ्लुएंस रहता है, इट डजंट मीन दैट 1800 एग्जैक्टली उसी डेट पे ख़त्म हो गया था. ऑफ कोर्स कुछ टाइम के लिए इसका इन्फ्लुएंस आगे भी रहा था, बट अप्रॉक्सीमेटली हम उस पीरियड को कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो ब्रॉडली हम क्या कंसीडर करते हैं कि 1500 से लेके 1800 तक इसका इन्फ्लुएंस रहा था, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. ठीक है, सो आई टोल्ड यू दैट इट वाज अ स्कूल ऑफ थॉट एंड अ डॉक्ट्रिन, बट ये था क्या? ठीक है, सो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स दैट पीपल वर फेसिंग एट दैट टाइम, एक अलग अलग लोगों ने दे वर थिंकिंग इन अ सिमिलर मैनर. ठीक है, मर्केंटलिस्ट जो है ना, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कि कुछ लोग साथ में बैठे और उन्होंने एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप कर दिया. नहीं, हम बोलते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अलग अलग जगह पे बैठे थे. दे वर डिफरेंट पीपल. One may be a merchant, one may be a banker, and other maybe was in a different kind of job. But उस टाइम पे एक सिनेरियो का क्या था कि जो प्रॉब्लम्स जो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट दे वर फेसिंग, दे हैड सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम इन देयर माइंड. जैसे आज की सिनेरियो में फिर से कि अगर हम कुछ स्टडी कंडक्ट करते हैं, फिर सी कि लोगों के दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या क्या उसको लेके सॉल्यूशंस चल रहे हैं. तो आज के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है ज़्यादा, है ना, पॉवर्टी है ज़्यादा. सो यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स ओनली बिकॉज दीज आर द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स, दीज आर द एक्टिव प्रॉब्लम्स दैट आर इकोनॉमी फेसिंग टुडे. सो उस टाइम पे भी क्या था कि जो एक्टिव प्रॉब्लम्स थी उसके बेसिस पे अलग अलग जगह पे बैठ के लोग एक ही चीज़ सोच रहे थे. ठीक है, सो उन लोगों के थॉट्स को जब हमने कलेक्ट करा तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, मर्केंटलिस्ट्स. और इस थ्योरी को हमने क्या नाम दिया, मर्केंटलिज्म. सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट इट वाज डेवलप्ड इन यूरोप, बेसिकली इन वेस्ट यूरोप. और वेस्ट यूरोप में हमने इसको बोल दिया कि मर्केंटलिस्ट जो थे वो वहाँ पे कलेक्ट करा था, वहाँ पे हमने उनके आइडियाज़ को. बट इट इज़ नॉट ओनली नोन बाय इट्स नेम, दैट इज़ मर्केंटलिस्ट ओनली. ठीक है, इसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से भी जानते हैं. जैसे हम इसको मर्केंटलिस्ट क्यों बोलते हैं, मर्केंटलिज्म थ्योरी हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज उस टाइम पे ज़्यादा फोकस क्या था, कॉमर्स पे एंड फ्री ट्रेड पे. जब हम एंड पे आएंगे वीडियो के तो आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, बट फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दैट मर्केंटलिज्म हम क्यों बोलते थे, बिकॉज दे वर मोर फोकसिंग ऑन कॉमर्स एंड फ्री ट्रेड. और ऑल्सो इट वॉज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो प्रैक्टिकल पॉलिसीज थी ना, दे वर वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड देयर वर हाई रेगुलेशंस ऑन कॉमर्स. ठीक है, सिमिलरली फ्रांस में हम इसको कॉलबर्टिज्म बोलते थे. क्यों? क्योंकि इट वॉज केप्ट आफ्टर द नेम ऑफ कॉलबर्ट. अब कॉलबर्ट कौन थे? ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लुई 14. ठीक है, कौन थे वो? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लुई द 14. ठीक है, सिमिलरली हम इसको जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में क्या बोलते थे, कैमरलिज्म के नाम से जानते थे हम इसको, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में. एंड सिमिलरली इट इज ऑल्सो नोन एज बर्लिनिज्म, क्योंकि दे जो मर्केंटलिस्ट थे ना, उनके लिए गोल्ड एंड सिल्वर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था. ठीक है, वो इसकी बहुत वैल्यू करते थे. इट वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर देम. क्या? गोल्ड एंड सिल्वर. एंड गोल्ड एंड सिल्वर को वो क्या बोलते थे, बर्लिनिज्म. ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इस थ्योरी को बर्लिनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है, सो आई टोल्ड यू दैट दे वर नॉट सिमिलर ग्रुप्स, रादर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वर सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस. दे बिल्ट अप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड व्हेन दे वर कलेक्टेड वी नेम्ड दैट कलेक्शन एज मर्केंटलिज्म.
ठीक है. नाउ वी विल सी अबाउट द वेरियस फैक्टर्स दैट वर शेपिंग मर्केंटलिज्म. ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो मर्केंटलिज्म थ्योरी को शेप कर रहे थे. सो फर्स्ट फैक्टर वी हैव इज इकोनॉमिक फैक्टर. सी what was happening that towards the end of 15th century, जब 15th century का end था ना पास में, तो हम क्या कर रहे थे, पहले जो थी ज़्यादा सिग्निफिकेंस किस पे था, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15th century ग्रेट सिग्निफिकेंस वाज स्टार्टेड गिवन टू एक्सचेंज इकोनॉमी, कि हमें एक्सचेंज करना है, हमें लिमिटेड नहीं रहना है, हमें एक्सचेंज करना शुरू करना है. ठीक है. एंड प्रायर टू दैट आई टेल यू अ थिंग दैट एक ब्रॉड लेमैन लैंग्वेज में आई टेल यू, जो मर्केंटलिज्म थे ना, उनका मेन फोकस था अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग करना. दे वांटेड वेल्थ. ठीक है. दे बिलीव्ड दैट अगर किसी नेशन के पास ज़्यादा वेल्थ है तो वो कंसीडर करा जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन. और वेल्थ क्या है, वेल्थ जो थी वो दो चीज़ों को कंसीडर करते थे, बलिनिज्म. और बलिनिज्म क्या, मैंने आपको बताया, एक गोल्ड एंड सिल्वर. सो दे वर ऑफ बिलीव दैट जिस नेशन के पास ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर है वो नेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और अगर नेशन स्ट्रॉन्ग है सो दैट नेशन ऑफ कोर्स विल विन वॉर्स ऑल्सो. ठीक है. और जो वॉर जीता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन. सो उनका ज़्यादा एम्फेसिस किस पे था, स्ट्रॉन्ग नेशन पे, जैसे तरीके करके हमें स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है. सो उसके लिए व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी टू एक्सचेंज इकोनॉमी. ठीक है. और एग्रीकल्चर से, क्योंकि वो पहले लिमिटेड थे तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे. अब नाउ दे हैव स्टार्टेड shifting into exchange economy, they have started shifting their dependence on industry. ठीक है. इंडस्ट्री को ठीक है ज़्यादा रेलेवेंस मिलना शुरू हो गया, बट उनका सबसे हाई रेलेवेंस किस पे था, मतलब उनका सबसे ज़्यादा हाई डिपेंडेंस किस पे था, ट्रेड पे. ठीक है. उनको लगता था कि अगर ट्रेड है ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकते हैं. सो दे कंसिडर ट्रेड एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. ठीक है. क्यों, बिकॉज इट वॉज नेसेसिटेटिंग यूज ऑफ मनी. ठीक है. गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा आ रहा था अपने पास ट्रेड से, क्योंकि अब ये तो चीज़ नहीं है ना कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर हमारी इकोनॉमी में है. ठीक है. आज अगर इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर है बट कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे जहाँ पे गोल्ड माइन ज़्यादा है वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पूरी कंट्री में गोल्ड माइंस हों, है ना. कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में नहीं है. सो दे सेड कि जिनके पास गोल्ड माइंस हैं इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव गोल्ड माइंस, बट व्हाट अबाउट दोज स्टेट्स हु डजंट हैव गोल्ड माइंस, है ना. सो व्हाट दे सेड कि अगर आपके पास गोल्ड माइंस नहीं है तो स्टार्ट ट्रेडिंग, बट you have to trade favorably, you have to stick to favorable balance of trade. So this was their theory. So इस चीज़ में क्या आ रहा था कि कॉमर्स में राइज आ रहा था. ठीक है. और जब कॉमर्स में राइज आएगा तो इट विल लीड टू राइज इन सर्विस सेक्टर ऑल्सो, मतलब इट विल लीड टू राइज इन ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज पॉलिटिकल फैक्टर. Now what does political factor say? That towards the end of middle ages जो nationalism था वो भी strong होना शुरू हो रहा था. ठीक है. यूरोप जो था वो चेंज होना शुरू हो रहा था ड्यू टू रिनाइसेंस. ठीक है. अब रिनाइसेंस क्या है? It was a period in the history of Europe that when they were started transitioning from middle ages to modernity. So जो ये transition का period था ना, it was known as Renaissance. ठीक है. सो ड्यू टू द रिनाइसेंस यूरोप वाज आल्सो चेंजिंग, है ना. एंड प्लस देयर वाज इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशंस जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एक्सेट्रा. इन सब का इमर्जेंस हो रहा था. ठीक है. अलॉन्ग देयर वाज अ फ्यूडलिज्म एंड किंग्स वर बिकमिंग मोर पावरफुल. सो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के मर्केंटलिस्ट्स क्या सोच रहे थे कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेशन एंड दे वर कंसीडरिंग अदर स्टेट्स एज एनिमीज. ठीक है. उनका मेन फोकस क्या था कि देखो ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड वी नीड टू प्रिजर्व आवर इंडिपेंडेंस. ठीक है. सो उसके लिए उनको क्या चाहिए, अगर हमें इंडिपेंडेंस देखो अपनी प्रोटेक्ट करनी है तो हमें स्ट्रॉन्ग नेशन बनना पड़ेगा, हमें पावरफुल स्टेट बनना पड़ेगा. ठीक है. सो उनका ज़्यादा फोकस होना किस पे शुरू हो गया, मर्केंटलिस्ट स्टार्टेड बिलीविंग एंड स्टार्टेड रेगुलेटिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज दे वांटेड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेट्स. ठीक है. थर्ड फैक्टर वी हैव इज रिलीजियस फैक्टर. उस टाइम पे क्या था कि जो रोमन कैथोलिक चर्चेस थी ना, they had great influence and suppressing power over political and economic activities. But
उस टाइम पे क्या हुआ कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया, जिसके कारण रिफॉर्मेशन मूवमेंट के कारण जो अथॉरिटी ऑफ पॉप थी ना उस टाइम पे, उसको चैलेंज कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है। और जो चर्च का कंट्रोल था ना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उस पर भी कंट्रोल लाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज कल्चरल फैक्टर, ठीक है। पहले क्या था, दे हैड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, पीपल हैड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, बट इस फैक्टर से, कल्चरल फैक्टर से, या उस टाइम पे जब यूरोप चेंज हो रहा था, सो पीपल वर ऑल्सो चेंजिंग, देयर थॉट वर ऑल्सो चेंजिंग, दे स्टार्टेड बिलीविंग ऑन वर्ल्डली लाइफ is better than heavenly life, ठीक है। so they started believing on this thing, and more importantly money जो थी ना, that started becoming an important part of the life of human life, ठीक है। so this was about cultural factor. Last factor we had is scientific factor. उस टाइम पे क्या हुआ कि there was invention of compass and printing press. Now these two were great inventions at that time because ये चीज़ पहले कभी थी, they were all dependent on nature. अगर time देखना they were dependent on sun, ठीक है। अगर direction देखनी है so they were taking help of stars. But what if clouds come and covers the sky? How will they be able to see the directions then? It will be very hazy for them, of course, right? So ये एक challenge था उनके लिए directions find करना. But a great invention was done at that time was invention of compass, ठीक है। उससे क्या हुआ कि नेविगेशन जो थी वो एक इजी मेथड में they were able to do, ठीक है। नेविगेशन जब इजी होगी तो लोगों ने क्या करा, डिस्कवरीज करना शुरू करा नई स्टेट्स की, नई कंट्रीज की, ठीक है। और जब नई कंट्रीज उन्होंने खोजनी शुरू करी सो वहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलना शुरू हुआ, रॉ मटेरियल वेल्थ मिलना शुरू हुआ, है ना। एंड ऑफ कोर्स उनको एक मार्केट भी एक एक्सपैंड मिला मार्केट में। सो यू सी कि डिस्कवरी ऑफ कंपास से कितनी ज़्यादा चेंज आना शुरू हुआ लोगों की लाइफ में। ऑफ कोर्स अगर हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो हम गुम हो जाएंगे ना। सो कंपास वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स इतनी सिग्निफिकेंस तो आज भी नहीं है जितनी सिग्निफिकेंस उस टाइम पे थी। मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ गॉड फॉर देम कि दे वर एबल टू फाइंड डायरेक्शंस नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट देयर वाज एन इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से क्या हुआ कि प्रिंटिंग एक प्रेस की जब इन्वेंशन हुई तो आइडियाज़ जो थे ना वो कन्वे करना इजी हो गया, ठीक है। नॉलेज स्प्रेड करना इजी हो गया, आइडियाज स्प्रेड करना इजी हो गया। सो पीपल स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स, दे स्टार्टेड थिंकिंग, दे स्टार्टेड डेवलपिंग न्यू आइडियाज, ठीक है। सो इस सब से पीपल वर बिकमिंग मोर एक्टिव। सो दीज वर द फैक्टर्स दैट वर इन्फ्लुएंसिंग मर्केंटलिस्ट्स, ठीक है। नाउ if you think about that, what could be the main aim of mercantilism? So for this I have collected 13-14 points for you. We will discuss these points one by one. So first we have is wealth. As I told you that a mercantilist has strong belief in strong nation, that means strong country, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेंथ वेल्थ की बात करें, सो स्ट्रेंथ किससे आती है? ऑफ कोर्स अगर आपके पास पैसा है तो यू विल फील स्ट्रांग, है ना। तो अगर a country has wealth तो that country will become more stronger. But wealth किससे आएगी? wealth क्या थी उस टाइम पे? gold and silver, Balinism. I've told you this thing, है ना। तो gold and silver की उस टाइम पे was of great importance। क्यों? क्योंकि it was durable, it was useful and it was generally acceptable, ठीक है। और फिर एक कंडीशन आई उनके पास कि ऐसा तो नहीं है कि एक यूनिवर्सली गोल्ड माइंस जो है वो फैली है ना, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जिसके पास नहीं है यू स्टार्ट ट्रेडिंग, बट आपको फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड करना है, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है और इम्पोर्ट कम करना है। तो उस टाइम पे क्या था कि जब ये चीज़ें सारी ग्रो हो रही थी तो मर्केंटलिस्ट ने एक पोजीशंस देना स्टार्ट कर दी सेक्टर्स को। जैसे ट्रेड जो था उनके लिए एक फर्स्ट पोजीशन पे था, ठीक है। ट्रेड को वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। सेकेंड इंपॉर्टेंस वो देते थे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को। बट एग्रीकल्चर को दे स्टार्टेड गिविंग लीस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज उनको लगता था कि हम ज़्यादा वेल्थ accumulate नहीं कर सकते हैं थ्रू एग्रीकल्चर, ठीक है। सो दे स्टार्टेड गिविंग लीस्ट इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर। ऑल्सो दे सेड दैट
हमारा ही रोल नहीं है अकेला, ट्रेड का रोल नहीं है, फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रोल नहीं है अकेला कि जिससे वेल्थ एक्यूमुलेट करी जा सके, जिससे एक नेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना जाया जा सके। स्टेट्स का भी उतना ही रोल है एक नेशन को ग्रो करने में। कैसे? दे सेड दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन करनी है रिसोर्सेज की, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, है ना। यू एक्सपोर्ट मोर एंड इम्पोर्ट लेस टू give favorable balance of trade. So they were in belief of this. Also they said that if you have more gold, it will lead to more wealth. That will, what is happening? That if you have more gold, that will generate more wealth, and that will make you more powerful than others. ठीक है? And you can think कि वो metals को इतना precious क्यों मानते थे? क्या फैक्टर था ऐसा कि उनके लिए मेटल्स जो थी वो इतनी इंपॉर्टेंस थी, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट थी दैट वाज इट वाज वेरी प्रेशियस फॉर देम। व्हाट वाज द फैक्टर? सो द फर्स्ट फैक्टर वाज दैट इन 16th सेंचुरी जो एक ओनली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ वेल्थ था ना, दैट वाज गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है? सो बिकॉज ऑफ दिस उनके लिए जो मेटल्स थे दे वर वेरी प्रेशियस। सेकेंड पॉइंट वी हैव इज दैट देयर वाज राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है? एक एब्सोल्यूट मोनार्की का राइज हो रहा था उस टाइम पे, एंड टैक्सेशन जो था वो तभी पॉसिबल था अगर हम मनी को एक मेजर ऑफ वैल्यू दे दें। ठीक है? सो फॉर दिस ऑल्सो दैट वाज इम्पोर्टेंट। व्हाट? मेटल्स वर प्रेशियस फॉर देम। ठीक है? थर्ड पॉइंट वी हैव इज दैट दे वर कंडक्टिंग वॉर्स, है ना। हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं वॉर की सिचुएशन देखने को मिलती है, एंड वॉर इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव मोर वेल्थ। So that is why metals were precious for them. Fourth we have is that trade was dependent on plentifulness of money. ठीक है? वो trade कर रहे थे, they were shifting from domestic economy to exchange of economy, है ना. So for that trade was important for them, and trade is possible only if you have plentifulness of money. Fifth we have is development of exchange economy. ठीक है? I told you that domestic economy से exchange में जा रहे थे, है ना. So उस जगह भी money was of great relevance for them. Last we have is that they considered money and metals as a capital. ठीक है? So these are the factors that they were considering metals as precious for them. Second aim we have is foreign trade. ठीक है? Foreign trade का मैंने आपको बताया कि balance of trade they wanted, है ना. वो चाहते थे कि एक favorable balance of trade हो, है ना. और वो क्यों चाहते थे कि हम ट्रेड में इन्वॉल्व हों, हम फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व हों? बिकॉज दे वांटेड टू गेट स्ट्रॉन्गर। वो चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा वेल्थ हो, है ना. सो उसी चीज़ के लिए दे स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन फॉरेन ट्रेड. थर्ड फैक्टर वी हैव इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है? जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज थी ना, दे वर लाइक ब्रांचेस ऑफ नेशनल इकोनॉमी फॉर देम. ठीक है? वो चाहते थे कि they wanted to increase the national productivity efficiency by means of regulating industry and commerce. ठीक है? Because they know that commerce and industry has high value, so they wanted government interventions. They were seeking attention of government to regulate these industries and commerce. But it was not possible at that time, because if you want a favorable balance of trade, you need to export, you need to be active in commerce, you need to export your goods if you want to have favorable balance of trade. So at that point of time it was not very successful, and it was not very possible kind of thing. Next we have is population. So they were in favor of large population, कि जितनी ज़्यादा population होगी हमारी military उतनी ज़्यादा strong होगी, और अगर हमारी military strong होगी तो हमारी productive capacity भी बढ़ेगी. And they said that अगर हमारे पास ज़्यादा population होगी, so we can get cheap and abundant supply of labor. And if you have cheap and abundant supply of labor, so cost of production will get low. ठीक है? And if you have low cost of production, country can sell its commodities at low price. ठीक है? Next we have the natural resources. So they said that you should maximum utilize your capital. You should maximum utilize your resources. ठीक है? You should maximum exploit your resources so that आप
और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सको, और जब आप और ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप और ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, और जब आप और ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी जो डिपेंडेंस है इम्पोर्ट पे वो कम आनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल इम्पोर्ट लेस। ठीक है। सिमिलरली दे सेड दैट अगर what if at some time you face food crisis or food problem, so in order to come out of that food problem you need to have एग्रीकल्चर सेक्टर इन योर हैंड्स। ठीक है। सो एग्रीकल्चर को उन्होंने कहाँ पे सिग्निफिकेंट रखा कि अगर आपको फूड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी है ना तो एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सो what did colonies do? They started developing supply required for raw material। ठीक है। बट वहाँ पे भी कंडीशन थी कि आपको सप्लाई कहाँ पे करना है, सिर्फ मदर कंट्री में, एंड यू कैन नॉट सप्लाई योर रॉ मटेरियल टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। यहाँ पे भी एक कंडीशन थी दैट दे पुट ओवर colonies। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज वेज एंड रेंट। So they were busy in commerce, industry, population, natural resources, trade. So they did not find wage and rent of much importance. ठीक है। Next we have this interest. So interest में भी मतलब एक unanimously कोई किसी ने सोचा नहीं interest के बारे में, but there was one person. It was Sir Thomas Munn who considered interest as very helpful factor for widows, young merchants and poor. उनका ये कहना था कि अगर ये लोग थोड़ा सा सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं तो इट विल लीड टू जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर देम। ठीक है। जब वो इंटरेस्ट जनरेट करना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स दैट जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट इज अ काइंड ऑफ सेविंग्स फॉर देम, सो इट विल प्रोटेक्ट देम। ही आल्सो सेड दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन इंडस्ट्रियल कंडीशंस, कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल कंडीशंस कैसी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कंडीशंस होगी वैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। Next we have is taxation. So mercantilists believe in multiple tax system. ठीक है। उनका किस चीज़ पे बिलीव था, and this was based on a principle that each should pay according to the benefits that they were receiving from the state। ठीक है। So आप जितना बेनिफिट रिसीव कर रहे हो स्टेट से आपको उतना ही टैक्स पे करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे उस टाइम पे 3 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है। आई टोल्ड यू कि वो एग्रीकल्चर को वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते थे टू कम आउट ऑफ फूड क्राइसिस और टू डील विद द फूड प्रॉब्लम्स। सो they believe that cultivation of agricultural wastelands will lead to more food production। ठीक है। and if a country is producing more food then that country will become more self-sufficient and that country will import less. So here agriculture was of great significance. Next we have this commercial regulations. I told you that mercantilists were, after the government, they were actively saying government to intervene in to put regulations over commerce and industry, because they knew that commerce and industry has great relevance, it has high value. So it was essential because they know that it was essential for the maximum social welfare. Okay? So they wanted to pass strict laws against to restrict import of food, but it was not possible at that time, because if you put restrictions over import of food, then you will not be able to get favorable balance of trade. So it was not possible at that time. Next we have is role of state. So state का तो they had great significance. State को तो वो बोलते थे कि it is master, state is master and citizens of the states are servants। ठीक है। So state का वो बोलते थे कि state जो है ना वो एक supreme power है जो कि activities को control करती है, लोगों की activities को control करती है। They also said that अगर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अगर इकोनॉमी एज अ होल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो स्टेट हैज़ टू इंटरवीन। ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे कंसीडर्ड स्टेट एज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। दे ऑल्सो सेड दैट अगर स्ट्रॉन्ग नेशन है, ठीक है, अगर स्टेट का रोल ज़्यादा है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, सो हमारा नेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा सो वी विल बी सक्सेसफुल इन वॉर्स। ठीक है। Next we have is land banking schemes. So at that time land banking schemes were also established, but it was introduced by Chamberlain and Bourbon. ठीक है।
So last point we have is occupation. So उनका क्या था कि वो merchants जो थे, जो they were active in occupation, सो वो उसको उनको बहुत अच्छा कंसीडर करते थे और ऑक्यूपेशन को भी बहुत अच्छा कंसीडर करते थे, क्योंकि ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम वाज वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है. एंड दे सेड दैट ऑक्यूपेशन इज ऑफ रेलेवेंस ओनली इफ इट इज प्रोडक्टिव एंड it is generating wealth for the nation. So these are the main aims of mercantilism. But there are negatives also. So what are those negatives? We'll see it by one by one. So first we have this too much importance to gold and silver. ठीक है, हमने बोला ना कि हमने देखा ये चीज़ के उन्होंने जो थी ना, they started giving more importance to gold and silver, ठीक है, which is not again good, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को ज़्यादा importance देना शुरू कर दोगे then you are neglecting benefits of other commodities also. So similar is the thing that they were neglecting importance of other commodities. Next we have is importance to commerce, ठीक है, they were giving more importance to commerce. They were considering कि importance जो है वो सब कुछ है, agriculture को वो neglect कर रहे थे. So this was their bad thing. Next we have the ill is that they were of belief that you can gain only at expense of loss of another. So अगर आपकी country gain कर रही है, so वो gain तभी कर रही है कि दूसरे nation का loss हो रहा है, ठीक है, which was a wrong thing. इंटरनेशनल ट्रेड कहता है कि आप ट्रेड करो इस मैनर में कि इस कंट्री ए का भी बेनिफिट हो और कंट्री बी का भी बेनिफिट हो. सो दे वर रॉन्ग एट दिस पॉइंट. नेक्स्ट इज दैट ideas that were regarding utility and value were very vague and abstract, ठीक है, and also ideas about capital and interest were also very imperfect, and they lacked broad mindedness, ठीक है, उनका एक open mind नहीं था. they were lacked in broad mindedness, ठीक है. So these were the negatives of mercantilism. धीरे धीरे करके मर्केंटलिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है. जो उनका राइज आया था पहले, ठीक है, वी सॉ देयर राइज, ठीक है, उनका एक कांस्टेंट स्टेट आई, फिर उसके बाद उनका डिक्लाइन आना शुरू हुआ. क्यों डिक्लाइन आना शुरू हुआ? बिकॉज उनकी जो पॉलिसी ऑफ प्लेंटीनेस थी, जिसको वो पॉलिसी ऑफ प्लेंटीनेस बोलते थे, इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू पॉलिसी ऑफ पावर, ठीक है. एंड ऑल्सो जो डेवलपमेंट हुई थी बैंकिंग सिस्टम की, बैंकिंग स्कीम्स की, इट स्टार्टेड गिविंग डिक्रीज टू बलियनिज्म, ठीक है. सो इस कारण उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, बिकॉज लोगों का थॉट चेंज होना शुरू हो गया. दे स्टार्टेड बिलीविंग अदर थिंग्स, दे स्टार्टेड कंसिडरिंग मोर नेगेटिव्स ऑफ मर्केंटिलिज्म. सो ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई. ऑल्सो एक्सपोर्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी gave more importance to real estates, factories and machines, and less importance to gold and silver. So these were some factors that led to decline of mercantilism. So this is all about mercantilist theory. I've written less points over PPT, but I've completely and in a very complete manner I've told you everything about mercantilism. So I suggest you to listen me more carefully rather than looking at the points that I've mentioned in the PPT. So yes, this was all about mercantilists. I hope you've understood about this school of thought, and in the next coming videos I'll talk about theories of international trade, rise of physiocrats, theories of international trade, जैसे theory of absolute theory या फिर comparative theory. So in the coming videos we'll cover those concepts. Thank you.